आप सभी का पतंजलि के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसपे हम लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस सीरीज। अभी तक हमने बायोलॉजी की है और फिजिक्स के अंदर हमने दो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको किया है, जिसके अंदर आपका ध्वनि जो है यानी कि साउंड, वो हमारा लास्ट चैप्टर था। अब जो है हम लेके चलेंगे हीट यानी कि ऊष्मा और ताप यानी कि टेम्परेचर। देखिए, ताप और ऊष्मा दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड चीज है। अगर बात की जाए ऊष्मा की, तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एनर्जी का ही एक रूप होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है, जो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली जो वस्तु है उसकी ओर स्थानांतरित होता है। ऊष्मा अगर हम दूसरे रूप में बोलें तो ऊष्मा कार्य करने की क्षमता भी होती है। तो क्या ऊष्मा से कार्य किया जा सकता है? ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ऊष्मा यानी कि जो हीट होती है वो ऊर्जा का एक रूप होती है, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और ऊर्जा यानी कि एनर्जी को क्या किया जाता है? हमेशा वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ, तो ऊष्मा को हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं? ऊष्मा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक रूप ऊर्जा का वह रूप जिसमें अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर संचरण होता है। तो वो आपकी क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। तो ऊष्मा को परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल। ऊष्मा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो परिवर्तन के रूप में क्या होगा? तो ऊष्मा को परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं? कोई कार्य कर सकते हैं। कैसे? क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? देखिए, ऊष्मा का ही एक रूप होती है, भाप में ऊष्मा होती है, और उससे क्या चलता है? इंजन चला सकते हैं आप। तो वो क्या हो गई? एक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा यानी कि कार्य ऊर्जा के अंदर वो कन्वर्ट हो गई। अब ऊर्जा का जो है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊष्मा का मात्रक का मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी के रूप में ऊष्मा को हम मापते हैं। तो अगर हम ऊष्मा से कार्य करवा रहे हैं, कार्य के रूप में उसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्या आधार बनेगा? तो देखिए, उस केस के अंदर हम कहेंगे कि एक कैलोरी जो ऊष्मा है वो 4.2 जूल कार्य कर सकती, यानी कि जो एक कैलोरी ऊष्मा किसी भी वस्तु से उत्पन्न होगी, किसी भी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होगी, वो प्रक्रिया हो सकती है, मान लीजिए कि ईंधन से और अग्नि जलाने की प्रक्रिया, तो उसके अंदर क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है जिसके अंदर ऊष्मा क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो उससे यदि कार्य करवाएं तो उसकी मात्रा किस प्रकार से मापेंगे हम? कि एक कैलोरी ऊष्मा जो है वो 4.2 जूल कार्य करती है।
कार्य ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन तीनों का मात्रक क्या होता है, इन तीनों को हम जो है जूल में माप सकते हैं। तो उसी के आधार पे मैंने कहा कि 4.2 जूल के बराबर कार्य कर सकती है एक कैलोरी ऊष्मा। अगर हम बात करें अब कैलोरी को क्या कहें, मतलब कैलोरी को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि मैंने कह तो दिया कि एसआई यूनिट जो है वो कैलोरी होती है, तो फिर उस केस के अंदर कैलोरी को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 ग्राम पदार्थ की तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो पदार्थ कौन सा होना चाहिए, अगर मैं पर्टिकुलरली एक कैलोरी को डिफाइन कर रही हूँ तो वो पदार्थ होना चाहिए आपका जल। कौन सा, हर कोई पदार्थ के बारे में हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, हम डिफाइन कर रहे हैं एक कैलोरी को 1 ग्राम जल की मात्रा का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने में ऊष्मा लगेगी से 1 कैलोरी कहें, यानी कि 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए कि जल जो है वो ऑलरेडी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका टेम्परेचर यदि हम बढ़ा के ले जाते हैं तो इस दौरान जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई वो ऊष्मा इक्वल्स टू होगी, बराबर होगी किसके, 1 कैलोरी के बराबर होगी। अब ये तो हम जो नॉर्मल कैलोरीज यूज करते हैं उसकी हमने बात की, एक होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्या होती है, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने कहा 1 ग्राम जल की मात्रा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसको फिक्स कर दिया। जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कहाँ से कहाँ, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के अगर आप 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हो तो इस दौरान लगी ऊष्मा को इंटरनेशनल कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी है, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रेंज बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी कि 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड की मात्रा, ये कहलाएगी आपकी 1 कैलोरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ताप क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ बेसिक्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सीधा सीधा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैलोरी के बारे में, ऊष्मा के बारे में, ताप के बारे में, तो हमें पता होते हुए भी हमें उचित शब्द नहीं मिल पाते हैं उसको डिफाइन करने के, तो पहले हम उन्हीं चीजों को क्लियर करते हैं। ताप की बात यदि हम करें तो किसी भी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का जो एहसास होता है, यानी कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म है, उसी को क्या कहा जाता है, ताप कहा जाता है। और ये एक तुलनात्मक इकाई होती है, यानी कि
मैं यदि कहूँ कि इस वक्त जो है बोर्ड ठंडा है, तो ये क्या हो गया, एक ठंडापन है, मतलब एक मतलब किससे ठंडा है, वो ठंडा है, हो सकता है एनवायरमेंट से ठंडा है, हो सकता है मेरे हाथ से ठंडा है। तो ये क्या होती है, एक तुलनात्मक इकाई होती है। ताप एक कंपेरेटिव वस्तु होती, मतलब कंपेरेटिव टर्म होती है। और सही मायने में यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो ताप को कैसे कह सकते हैं हम, ताप किसी भी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का मान, यानी कि वैल्यू होती है। यही मैंने बताया कि तुलनात्मक रूप से मैं कहूंगी कि है ना, बाहर की कंपैरिजन में जो है अंदर ठंड है, बाहर अभी गर्मी है, बाहर लू चल रही है, तो बाहर गर्माहट है तो अंदर ठंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडे का मतलब अंदर मान लीजिए बाहर क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ठंडे का मतलब एब्सोल्यूट ठंडा तो नहीं हुआ। ठंडापन क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन ये क्या हुआ, इसकी कंपैरिजन में, इसकी तुलना में क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो ताप क्या होता है, इसी का ही माप होता है। और ताप को फिर एब्सोल्यूट टर्म्स में मापने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग ताप मापी का प्रयोग किया जाता है। उस पर हम चलेंगे थोड़ा बाद में। अभी हम जो है एक दो जो टर्म्स हैं उनको और समझ लेते हैं अच्छे से कि ताप और उष्मा के संदर्भ में जो है वो टर्म्स क्या क्या हो सकती। जैसे कि यहीं से एक बार और थोड़ा आगे कंटिन्यू करें ताप को ही, तो ताप का मापन जो है वो किससे किया जाता है, ताप का मापन हमें पता है नॉर्मली थर्मामीटर से किया जाता है। से किया जाता है थर्मामीटर, थर्मल मीटर, जो कि थर्मल एनर्जी को माप रहा है। वो थर्मल मीटर से यदि तापमान का मापन किया जाता है तो उसमें उपयोग कौन सा होता है, पारा, यानी कि मर्क्यूरी। अब क्या प्रत्येक प्रकार का तापमान जो है हम इसी से माप सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का एक क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है जिसमें वो टेम्परेचर मेजर कर सकता है, एक मैक्सिमम होता है। तो पारा है, पारा -32 डिग्री सेंटीग्रेड से -39 डिग्री, सॉरी, -39 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका जो है 400 डिग्री के लगभग, 400 357 भी कह दें हम, ज्यादातर जो है मेजर किया जाता है -39 से 357 डिग्री से। तो ये जो रेंज है ये किसकी हो गई, पारे की। इसी प्रकार से अन्य कई पदार्थ हैं जो कि अपने लोवेस्ट पॉइंट जिसके बाद में वो फ्रीज हो जाते हैं और अपर जो मोस्ट पॉइंट होता है वहां तक वो क्या करते हैं, अपनी प्रकृति को चेंज किए बगैर एक टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, माप सकते हैं। और उसी के आधार पर क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर जिसके अंदर फिल किया जाता है पारा यानी कि मर्करी, जिसकी रेंज होती है, ये माप सकता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस से लेकर के +357 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका प्रयोग किया जाता है। जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है, नॉर्मल तापमान मापी होता है, जिसका प्रयोग डॉक्टर्स जो हैं बुखार को मेजर करने के लिए करते हैं, इन सब में किया जाता है पारे का प्रयोग। तो अदर जो वैल्यूज हैं, मान लीजिए कि बहुत हाई वैल्यू है, 500, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो और ज्यादा हायर वैल्यूज के लिए जो है गैस तापमापी का प्रयोग करते हैं। हायर वैल्यूज के लिए क्या करते हैं,
गैस तापमापी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो गैस है और नाइट्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजीली माप सकती है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकती है। तो अगर इससे भी ज्यादा क्या किया करना हो, टेम्परेचर को मेजर करना हो, तो फिर अन्य जो है प्रयोग में लिए जाते हैं। क्यों? देखिए, ये हमें पता है कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एक बहुत ही हायर वैल्यू है। इससे भी ऊपर यदि मापना होगा तो उससे पहले जो वस्तु इस टेम्परेचर पे पहुंच चुकी होगी उससे क्या होगा, वस्तु से रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उस कंडीशन में जो तापमापी प्रयोग में लिया जाता है वो विकिरण तापमापी प्रयोग में लिया जाता है, जिसको पायरोमीटर भी कहते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम हायर टेम्परेचर्स होते हैं उनको मापने के लिए विकिरण तापमापी, लेकिन इसके भी बीच में, यानी कि मान लीजिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के थोड़ा और हायर है, लेकिन विकिरण का भी जैसे नहीं निकल रही हैं, रेडिएशंस नहीं निकल रही हैं, तब क्या करते हैं, तब क्या तापमापी यूज करेंगे। तो एक होता है प्रतिरोध तापमापी, जो मेटल्स होती हैं जो हायर टेम्परेचर्स पे जाकर के पिघलती हैं उसका प्रयोग करते हुए। तो प्रतिरोध तापमापी जो है एक नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो हम समझ लेते हैं। प्रतिरोध तापमापी, देखिए प्रतिरोध तापमापी के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की एक खासियत होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जो है ये भी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये कोई मेटल का ब्लॉक है, टुकड़ा है, इसके अंदर विद्युत जब प्रवाहित होती है तो इसके अंदर अवरोध जो है, प्रतिरोध है, वो क्या होता है, इस मेटल के ही जो अणु हैं उनके जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उन्हीं के, इस प्रकार के वाइब्रेशन के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को ही बोलते हैं प्रतिरोध। आई रिपीट, जब विद्युत धारा के लिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाह हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उनके रास्ते में वाइब्रेट होते हुए अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसी पूरी घटना को कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, जो हमारे आने वाला जो चैप्टर है स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम और अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रही हूँ प्रतिरोध तापमापी का, कि एक कॉन्सेप्ट है कि जिस जिस प्रकार से तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने पे क्या होता है, तापमान बढ़ने पे उपस्थित अणु को क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा यानी कि उष्मा का प्रवाह है इस अणु के लिए बढ़ गया, उष्मा का प्रवाह बढ़ गया, दैट मीन्स इसको उष्मा के रूप में क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। और जैसे ही अणु की ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ने के साथ में ही ये क्या हो गया, अस्थिर हो गया और ज्यादा वाइब्रेट होने लग गया। जितनी इसके पास ऊर्जा होगी उतना ही ज्यादा ये वाइब्रेट होगा, और जितने ज्यादा वाइब्रेशंस इसके अंदर हो रहे हैं तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर क्या हो रहा है, वैसे ही और ज्यादा अवरोध वो फील कर रहा है पास ऑन होने में। तो जितना अवरोध बढ़ रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है, प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं प्रतिरोध तापमापी, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी वस्तु का
उसी अनुपात के अंदर, उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन के अंदर जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम यदि रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे तो उस वस्तु के बढ़े हुए तापमान को भी हम बता सकते। और इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है? कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है अभी जो डिजिटल थर्मामीटर्स में। डिजिटल थर्मामीटर्स के अंदर इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा कौन सा हो सकता है? इसके अलावा आपका विकिरण तापमापी। देखिए, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि वस्तुओं का तापमान एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देने पर उनमें से वो जो तापमान की जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, वो विकिरण के रूप में उत्सर्जित होने लग जाती है। वो पदार्थ क्या करेगा? विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा जैसे जैसे हम जो है तापमान उसका बढ़ा रहे हैं। हीट किया तो वो क्या करेगा? रेडिएशंस को निकालेगा। और ये जो रेडिएशंस होती हैं, तो विकिरण होती हैं, विकिरण यानी कि रेडिएशंस, ये समानुपाती होती हैं तापमान की घातांक 4 के। यानी कि अगर यहाँ पे T तापमान है तो इससे रेडिएशंस निकलेंगे R रेडिएशंस। यदि मैं कहूं कि इसी तापमान को मैंने 2 गुना कर दिया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे T तापमान पे R रेडिएशंस निकल रही हैं इसी के जो T की पावर 4 के अनुसार। यदि मैंने तापमान को दुगुना कर दिया तो अब क्या हो जाएगा? R वो प्रोपोर्शनल होगा 2T की पावर 4 की। जो T डैश है यानी कि नया जो टेम्परेचर वो 2T के है, डबल कर दिया मैंने। तो अब रेडिएशंस कितनी हो जाएंगी? हो जाएंगे आपकी 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा आपका? 4 और 8 16 3 4। यानी कि अब आपके जो रेडिएशंस हैं वो पहले वाली रेडिएशंस के 16 गुना निकलेंगी, 16 गुना ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगी। तो इन्हीं रेडिएशंस को जो कि निकल रही हैं उनको क्या किया जाता है? यहाँ पे कैप्चर किया जाता है डिटेक्टर के माध्यम से, और फिर उनको मेजर करते हैं और उसी के आधार पे क्या किया जाता है? तापमान का पता लगाया जाता है। तो ये हमने बेसिकली क्या पढ़े? डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स कह लें या फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ तापमापी पढ़े। तो जिसके अंदर कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहला तो हमने पढ़ा थर्मामीटर जो कि नॉर्मल होता है। दूसरा हमने पढ़ा गैस तापमापी जो कि थोड़ी और ज्यादा हायर वैल्यू होती है टेम्परेचर की, उनको मेजर करता है। तीसरा हमने पढ़ा आपका प्रतिरोध तापमापी, ये किसका बना हुआ था? पारे का, पारा था इसके अंदर। चौथा हमने पढ़ लिया है विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी के बारे में हमने पढ़ा। ये तो हमने पढ़े डिफरेंट तापमापी। लेकिन तापमापी के ऊपर हम लोग टेम्परेचर को किस आधार पे पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स बोलते हैं। यानी कि पैमाने होते हैं। क्या होते हैं? पैमाने। तो
अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि तापमान के पैमाने या फिर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। देखिए, तापमान के पैमाने या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं वो अलग अलग टाइप के हमने डिजाइन किए हुए हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, पहला तो जो है वो है सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, और तीसरा जो है केल्विन। तीन प्रकार के मुख्यतः से पैमाने यूज किए जाते हैं तापमान के मेजरमेंट, ये प्रमुख हैं। एक दो और भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में जो है मुख्य तौर पे इनको यूज में लिया जाता है। अब जब बात करते हैं हम सेल्सियस की, तो देखिए जल का, यदि जल के आधार पे हम कहें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका हिमांक होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका क्वथनांक होता है, हिमांक क्वथनांक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। इस रेंज के बीच में, 0 से 100 के रेंज के बीच में जितनी भी स्केल है उसका 100 टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए। 100 टुकड़ों में विभाजित करेंगे 0 से 100 में, तो एक भाग को क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाएगा। ये इसकी क्या है, परिभाषा है। यदि मैं कहूँ कि जो है जमाव बिंदु से लेकर के भाप के बिंदु तक, ये क्या होता है, भाप का बिंदु होता है, यहाँ से वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है। जमाव बिंदु से भाप के बिंदु के मध्य का जो भाग होता है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटे तापमान का। जमाव बिंदु का एक तापमान होगा, मुझे नहीं पता कितना है, और भाप जहाँ पे बनेगी वहां का जो तापमान होगा, उन दोनों तापमान के बीच का जो हिस्सा है यानी कि कितनी रेंज है उसको मैंने 100 बराबर हिस्सों में बांटा, तो एक भाग जो होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ये डेफिनेशन है, ये आपकी परिभाषा हो गई। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट के अंदर यदि बात करें तो आपका होता है 32 से लेकर के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के, और 180 इसके अंदर ऐड करेंगे 212, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट, इस दौरान जितनी रेंज है ये तो 180 भाग में बराबर बराबर बांटा मैंने, तो एक भाग जो होगा वो आपका 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। इसी प्रकार से केल्विन है, 273 केल्विन से लेकर के 373 केल्विन एक स्केल है। इसके यदि टुकड़े करेंगे हम 100 बराबर टुकड़े, तो एक भाग जो होगा वो 1 केल्विन के बराबर होगा। तो ये हमारे एज सच तो कोई काम नहीं आती हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये सब नहीं समझाया जाता है, लेकिन समझाया नहीं, सॉरी, पूछा नहीं जाता है कि 1 केल्विन क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। इस प्रकार से उसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। लेकिन यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है, हमें इंफॉर्मेशन ये पता चल रही है कि सेल्सियस की जो रेंज है, 1 सेल्सियस की जो है इसके परस्पेक्टिव में फ़ारेनहाइट का कंपैरिजन करेंगे तो 0 to 100 है फ़ारेनहाइट की,
32 से 212 है, और केल्विन की पानी के लिए 273 से लेकर के 373 जो है रेंज है। ये हमें एक जो स्केल, जो पैमाना होता है, उसको कैलकुलेट करने की एक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक, उसके जल के बर्फ बनने, या फिर इसको कहें हम हिमांक से लेकर के जहाँ पे वहां बनती है वहां के बीच की रेंज। इसी के आधार पे क्या किया जाता है, डिफरेंट स्केल्स को डिजाइन किया जाता है। अब इन तीनों को यदि इंटरकनेक्ट करना हो तो इंटरकनेक्ट करने के लिए सेल्सियस स्केल के अंदर कोई टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, उसको सी से डिनोट कर दिया, तो क्या होगा, तो मैं लिखूंगी कि इंटर रिलेशन को डिफरेंट स्केल्स, यानी कि आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड है, एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो ये किसके बराबर होगी, ये आपके बराबर होगी F-32 फ़ारेनहाइट में। F-32 कितने टुकड़े किए थे हमने, एक फ़ारेनहाइट के लिए 180 किए थे, और इसके अंदर सेल्सियस में 100 टुकड़े किए थे, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन की बात करें तो आपका केल्विन के अंदर हमने कितने किए थे, केल्विन 273 से स्टार्ट होकर के 373 तक चला था, यानी कि 100 ही उसमें हिस्से थे। तो K माइनस 273 अपॉन में 100। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो इंटर रिलेशन होता है आपका, ये दर्शाता है यदि एक किसी पैमाने में, किसी स्केल के ऊपर कोई टेम्परेचर दे रखा हो तो वही टेम्परेचर दूसरी स्केल पर कितना दर्शाएगा। जैसे कि चेक करते हैं, मान लीजिए मैं कहूंगी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे देखना है किसके अंदर, मुझे कन्वर्ट करना इसको फ़ारेनहाइट में, 35 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करना है। तो देखिए सेंटीग्रेड में कितना दिया हुआ है, 35, तो 35 अपॉन में 100 यहाँ से आ गया, ये किसके बराबर है, F-32 अपॉन में 180 इसके बराबर है। अब यहाँ से देखते हैं, 35 टू 180 अपॉन में 100 इज इक्वल टू F-32। तो F-32 यहाँ से किसके बराबर निकल के आ गया, F-7 9 जा 63, और ये बराबर है आपके F-32 के। F बराबर क्या हो जाएगा, 63 प्लस 32, यानी कि हो गया 95। तो यानी कि यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि आपका जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है ये 95 फ़ारेनहाइट के बराबर है। यहाँ से इस प्रकार से आपसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि एक स्केल का जो टेम्परेचर दिया हुआ होगा वो दूसरी स्केल के अंदर हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि सेल्सियस से केल्विन में करवाना है तो इसको और इसको उठा लेंगे आप, इन दोनों को इसी प्रकार से सोल्व करेंगे तो वो वैल्यू निकल के आ जाए। नेक्स्ट हम अगर चलें तो हम बात करेंगे कि यदि किसी पदार्थ के अंदर, ये कोई भी प्रकार का पदार्थ है, यदि उसके अंदर हम कंटिन्यूसली उष्मा दे रहे हैं, उष्मा उसके अंदर लगा रहे हैं, तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, तो उस पदार्थ के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए जब जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं किसी पदार्थ के, तो उससे क्या होता है, जनरली सामान्यतः पदार्थ का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। तो इस विस्तार को क्या बोलते हैं, उष्मा की वजह से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार।
यानी कि ऊष्मा या तापमान बढ़ाने से जो प्रसार हुआ है किसका, आयतन का, फैल गया है, वो वृद्धि हो गई है, तो आयतन का प्रसार हुआ, बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार होता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए लोहे की बात करें, लोहा है, लोहा के अंदर यदि मैंने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, तो पहले लोहे का ब्लॉक इतना था, तो अब वो फैल करके क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उसके अंदर प्रसार हो गया। इसी प्रकार से अन्य धातुएं और अन्य पदार्थ होते हैं, लेकिन जल जो है वो एक अलग ही प्रकृति शो करता है। नेचर जो है वाटर की, वो थोड़ी सी क्या होता है, डिफरेंट शो करता है। तो क्या डिफरेंट होता है, देखिए अगर हम बात करें जल के ऊष्मीय प्रसार की, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस रेंज के दौरान, हालांकि इस रेंज में भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन स्टिल जो जल है उसका आयतन क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, और घनत्व है यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी। घनत्व या डेंसिटी बढ़ती है तो आयतन कम होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जल की ये जो प्रकृति है, जल की ये जो नेचर है कि शुरुआती 0 से 4 डिग्री, बर्फ से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो जल का पानी का तापमान होता है, इस रेंज में वो अपना घनत्व बढ़ाता है, आयतन कम होता है। ये जो प्रकृति है इसका जलीय जीव जंतुओं को बहुत फायदा होता है। ये हमने इंग्लिश में बोले तो थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक को पढ़ा है। तो ये जो प्रसार हो रहा है यहाँ पे, ये किस प्रकार से जल की इस जो पर्टिकुलर एक खासियत यदि हम कह दें तो इसका किस प्रकार से जलीय जीवों को फायदा हो रहा है, उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने कहा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जल का घनत्व बढ़ता है और का जो विस्तार है वो कम होता है, यही बात कही। अब बात करते हैं सर्दियों में, ये कोई वाटर बॉडी है। अब देखिए जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, सर्दी होती है, तो ऊपर की सतह पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है, बर्फ जम जाती है, और नीचे का जो पानी है वो आपका बिना बर्फ जमे नॉर्मल पानी रह पाता है। ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इसी वजह से होता है, ये जो वैल्यू है इसी के कारण ऐसा हो पाता है। यहाँ पे जल का घनत्व बढ़ेगा, आयतन जो है आपका कम रहेगा, विस्तार कम होगा, तो जलीय जीव जो है यहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगे, और ऊपर की जो बर्फ होगी उसका क्या हो जाएगा, वो उसका घनत्व कम होकर के उसका आयतन बढ़ जाएगा, वो पूरे पे फैल जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो इन्वर्टेड थर्मल लाइन है, इन्वर्टेड थर्मल लाइन का मतलब, यदि थर्मल लाइन क्या होती है, थर्मल लाइन होती है कि तापमान की रेखा, यदि मैं इसको यहाँ पे देखूं तो ऊपर बर्फ जमी हुई है, तो तापमान क्या है यहाँ पे, यदि मैं तापमान को ले लूं तो तापमान ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो तापमान में क्या होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये जो थर्मल लाइन है
यानी कि ताप रेखा है। जो वाटर बॉडी होती है उसके अंदर वो इंडिकेट करती है कि जो नीचे वाला जो जल का एरिया होता है वो नॉर्मल है, और इसी वजह से जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो नॉर्मली जिंदा रह पाते हैं इतनी ठंड में भी, जबकि ऊपर की जो बर्फ होती है वो जम जाती है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें उष्मा और जो तापमान में बढ़ोतरी है, तो एक जगह पे यदि बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी जगह पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से वो वहां पे जाएगी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किस प्रकार से जाएगी, तो इसको हम कहते हैं उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण यानी कि कंडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आम भाषा के अंदर हम समझे कि मूव कैसे करती है उष्मा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। तो उष्मा का जो संचरण है वो कई प्रकार से होता है, लेकिन मेनली यहाँ पे हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। तो उष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। एक तो आपका होता है कंडक्शन, दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन, तीसरा होता है आपका रेडिएशन। कंडक्शन जो होता है के अंदर सिंपल, अच्छा हिंदी में भी हम इनको लिख दें तो ये चालन होता है, ये संवहन होता है, और ये आपका होता है विकिरण। तो इस प्रकार से 3 तरीके से उष्मा जो है संचरण करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर शब्द इसके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। कंडक्शन की यदि बात करें कि कंडक्शन कैसे होता है, तो देखिए कंडक्शन के अंदर उष्मा का जो संचालन होता है, उष्मा का जो ट्रांसफर होता है वो बिना माध्यम के अणुओं के गति के होता है। यानी कि कंडक्शन के अंदर यहां से यहाँ पे उष्मा को पहुंचाना है कंडक्शन माध्यम में, तो यहाँ पे अणु इस प्रकार से पहले से ही विद्यमान है। तो देखिए कंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, उष्मा इससे इस पे जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर अणु होगा इसने अपनी उष्मा को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन खुद जो है उसी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, खुद ट्रांसफर नहीं होगा आगे। ये जो माध्यम होता है उष्मा का ये कहलाता है चालन यानी कि कंडक्शन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यदि हम समझें, मान लीजिए एक पतीला है, ये पतीला यहाँ पे नीचे कोई इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन का जो हीटर है, इंडक्शन हीटर के ऊपर रखा हुआ है। अब इसमें 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले कोई व्यक्ति आया ने इसको छुआ, व्यक्ति ने इसको छुआ, तो जैसे ही वो इसके हैंडल को टच करेगा उसको क्या होगा, गर्म महसूस होगा। और मान लीजिए उसने 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक इसके हैंडल को पकड़ के रखा, तो उसका हाथ भी क्या हो जाएगा, उसको छोड़ने के पश्चात उसको गर्म फील होगा, गर्म हो जाएगा। ऐसा इस वजह से हुआ। ये हाथ गर्म कैसे हुआ, क्या कोई मेटल इससे आके चिपका है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन हाथ फिर भी गर्म हो गया। वो किसकी वजह से हुआ, कंडक्शन से। इस हैंडल के जो अणु थे,
मेंडल के अणु, क्योंकि ये गर्म हो रखा था, इन अणुओं ने ऊष्मा को ट्रांसफर कर दिया, संचरण कर दिया कंडक्शन माध्यम से हाथ के अंदर। तो ये होता है, यानी कि माध्यम के अणुओं के बिना गति किए हुए जिस माध्यम से ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है, संचरण हो रहा है उसका, वो माध्यम के अणु गति नहीं करेंगे और फिर भी ऊष्मा का ट्रांसफर हो जाए आगे, वो कहलाता है कंडक्शन। और ये मेनली होता है ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थों के अंदर होता है। अब यहाँ से जो इंडक्शन है, इसके अंदर क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, यानी कि विकिरण निकल ऊष्मा की। और इसकी वजह से इसमें उपस्थित जो पानी है वो गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे, फिर गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और फिर एक टेम्परेचर के बाद में जब लगातार गर्म करते रहेंगे तो पानी के जो है वो भाप के रूप में ऊपर निकलेगा और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो ये जो मेथड है जिसके अंदर क्या हो रहा है, माध्यम के अणु गति कर रहे हैं, यानी कि जिस माध्यम में ऊष्मा का संचरण हो रहा है उसके अणु गति करते हैं और फिर दूसरे नेक्स्ट लेवल का जो है उसको गर्म करते हैं अपनी ऊष्मा को ट्रांसफर करके। ये वाला जो तरीका होता है ऊष्मा का संचरण करने का वो कहलाता है आपका कन्वेक्शन, यानी कि संवहन कहलाता है। इसका प्रयोग और कहाँ पे होता है डे टू डे लाइफ में, देखिए जब अर्थ की ये जो सरफेस एरिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो पानी जो है वो वेपोराइज हो जाता है, पानी गर्म होता है और ऊपर उठता है भाप के, छोटे छोटे जो वेपर क्रिस्टल्स हैं। तो जैसे ही ये ऊपर उठता है तो साथ में अपना क्या करता है, गर्म पानी की जो भाप की बूंदें होती है वो आसपास के एनवायरनमेंट में अपनी ऊष्मा को छोड़ती हुई जाती हैं, छोड़ती हुई जाती हैं तो ऊपर जाते ही ये ठंडी हो जाएंगी, अपनी ऊष्मा को इन्होंने निकाल दिया संवहन के माध्यम से और ठंडी होकर के ये वापस से वाटर क्रिस्टल्स के रूप में बन जाती हैं और वापस नीचे बारिश के रूप में आती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारिश जो होती है उसमें ऊष्मा का संचरण का कौन सा फिनोमिना लागू होता है, तो कन्वेक्शन यानी कि संवहन जो है वो उसके अंदर लागू होता है। तीसरा आता है रेडिएशन। देखिए जैसे कि ये इंडक्शन, यहाँ पे इंडक्शन चूल्हा है, ये आपको दिखा रहा है कि ये रेडिएशन निकालता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बहुत ही गर्म वस्तु है, इस गर्म वस्तु के, मान लीजिए कि ये बहुत ही गर्म कोई वस्तु, इसके जब आप टच नहीं करेंगे और टच करने के बजाय अगर आप इसके हाथ को पास में भी लेके जाएंगे किसी बहुत ही ज्यादा गर्म वस्तु के, तो भी आपको क्या होगी, गर्माहट महसूस होगी। वो क्यों हुई, न तो हमने टच किया न ही इसके, पहली बात इसमें क्या करना होता है, टच करना होता है, यानी कि एक दूसरे को छुआना होता है तभी कंडक्शन हो पाता है। यहाँ पे खुद जो है माध्यम के अणु क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब ये ठोस है, न तो इसके माध्यम के अणुओं ने गति की है ना ही मैंने इसको छुआ है, लेकिन फिर भी मुझे इसके नजदीक जाने पे क्या हो रहा है, गर्माहट महसूस हो रही है, यानी कि इसके आसपास का वातावरण गर्म हो चुका है। वो किसकी वजह से हुआ, इसमें से निकली हुई रेडिएशंस यानी कि विकिरणों के माध्यम से हुआ। तो तीसरा माध्यम होता है उष्मा के संचरण का, वो होता है रेडिएशंस यानी कि विकिरण। जब बहुत ज्यादा तापमान पे कोई भी वस्तु होती है तो अपने आसपास उष्मा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है और आसपास का वातावरण गर्म होता है। तो ये इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के जो है उष्मा के पढ़ लिए हैं कि किस किस प्रकार से उष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उष्मा के संचरण के आधार पे कि कोई उष्मा का संचालन होगा या नहीं होगा, तो उष्मा
चालन के आधार पर पदार्थ। देखिए, ऊष्मा चालन, चालन क्या था? कंडक्शन, यानी कि ऊष्मा का चालन होगा या नहीं होगा इस आधार पे। तो पहले तो होते हैं चालक या सुचालक, दूसरे होते हैं कुचालक, तीसरे होते हैं अवरोधक। इनको ऊष्मारोधी भी बोला जाता है। चालक या सुचालक वो होते हैं जिसके अंदर इजीली जो है ऊष्मा का ट्रांसफर हो जाता है, ऊष्मा का संचरण हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आपका कोई भी जो मेटल जो हम घरेलू यूज में लेते हैं, मान लीजिए कि चम्मच है, आपकी जो सिल्वर या स्टील की बनी हुई चम्मच होती है, उसको लगातार आपने गैस पे या किसी गर्म वस्तु में रख दिया, सब्जी में रखी हुई है, उसका एक सिरा रखा हुआ है, लेकिन दूसरा सिरा हमें थोड़ी देर बाद में बहुत अच्छा खासा क्या होगा, गर्म महसूस होगा। तो वो हो गए वो सभी पदार्थ जिसके अंदर इजीली ऊष्मा का संचालन होता है, चालन होता है, चालक कहलाते हैं। और जो ऊष्मा के चालन को सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि कम सपोर्ट करते हैं, इजीली उनमें ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होता है, वे पदार्थ हम कह सकते हैं कि जो मतलब आसानी से ऊष्मा को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कंप्लीटली अवरोध कर देंगे, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। मान लीजिए कि आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं ऊष्मा के कुचालक के रूप में? हम लकड़ी है, देखिए यहाँ पे कोई गर्म वस्तु रखी हुई, उस गर्म वस्तु के टच में, यहाँ पे तो जैसे मैंने कहा कि गर्म तवा है जिस पे रोटी बनाते हैं, और यदि हमने उसके ऊपर चम्मच को रख दिया तो ये चम्मच क्या होगी, जल्दी ही गर्म हो जाएगी। तो ये सुचालक हो गई चम्मच मेटल। यदि लकड़ी है तो हमने यहाँ पे कोई भी गर्म वस्तु के टच में रखा, यहाँ पे इस लकड़ी को, तो इस साइड जो है लकड़ी के इस साइड हमें ऊष्मा बहुत ही ज्यादा देर बाद में महसूस, यानी कि लकड़ी जो है खुद को जलाया जाए तब तो एक अलग बात है, तब तो वो गर्म होती है खुद लकड़ी को जलाया जाए। लेकिन यदि गर्म वस्तु के बीच में और जो टच कर रहे हैं हम उसमें अवरोधक के रूप में यदि लकड़ी को रख दें, तो लकड़ी जो है ऊष्मा को बहुत कम समय बाद में दूसरी साइड में संचारित करेगी। तो ये क्या आते हैं कुचालक में। और ऊष्मारोधी वो पदार्थ होते हैं जो कि ऊष्मा के संचालन को बिल्कुल ही नहीं होने देते हैं, न के बराबर होती है जिनके अंदर, यानी कि वो रोकते हैं, उल्टा मतलब खत्म करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देते हैं एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस एक मिनरल है, एक खनिज है जो कि ऊष्मा के संचरण को क्या करता है, रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। ये हमने बात की कि ऊष्मा के संचालन के आधार पे है जो है तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और अवरोधक या ऊष्मारोधी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऊष्मा का जो है संचरण, ऊष्मा का संचरण होता है तो ऊष्मा आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर किस रूप में जारी है, मतलब विकिरण के रूप में जारी है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, ऊष्मा एक रूप से उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा निकल रही है उस पदार्थ में से। तो ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी कि
हीट एमिशन। और एक जो होता है इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, उष्मा का अवशोषण, यानी कि हीट अब्जॉर्प्शन। ये जो चीजें हैं दो, ये वो फिनोमिना है जो कि किसी भी वस्तु के गर्म कितनी जल्दी होगी, कोई वस्तु ठंडी कितनी जल्दी होगी, इसको डिसाइड करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग कि ऊष्मा का उत्सर्जन जितना जल्दी होगा वो वस्तु भी क्या हो जाएगी, उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। और इसके विपरीत यदि कोई वस्तु जितनी जल्दी जल्दी ऊष्मा को अवशोषित कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है, तो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है ये कई फैक्टर्स पे डिसाइड होता है। यानी कि एक वस्तु है तो वस्तु के क्षेत्रफल, वस्तु की प्रकृति और वस्तु के आसपास का तापमान या फिर वातावरण जिसे हम कह लें, उस पे निर्भर करती है। किस किस प्रकार से, तो अभी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि एरिया। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने सेम तापमान से, मान लीजिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने एक धातु का टुकड़ा ए जो है वो गर्म किया, और मैंने सेम जो है 50 डिग्री तापमान पे ई धातु का टुकड़ा बी गर्म किया। तो जो बी धातु का टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल जो है ए से बड़ा है। जब गर्म करने के पश्चात दोनों को 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया है, जब इनको कूल डाउन होने के लिए छोड़ेंगे तो ए धातु का टुकड़ा जो है वो ज्यादा समय लेगा। क्या करेगा, ज्यादा समय लेगा, किसकी कंपैरिजन में, बी धातु के टुकड़े में। तो यानी कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है, मैं क्या बता रही हूँ, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है वस्तु में ऊष्मा का उत्सर्जन उतनी ही जल्दी होता है, क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी प्रकार से प्रकृति जो है वो नेचर होती है अलग अलग पदार्थों की। कोई पदार्थ जो है वो काफी लंबे समय तक ऊष्मा को अपने अंदर समाहित करके रखता है और कोई बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। जिस प्रकार से अगर हम कंपैरिजन करें हमारे खुद घरेलू उपयोग की वस्तुओं में, मान लीजिए आप एक तो गर्म करते हैं दूध को या पानी को गर्म करते हैं, और उसी की जगह पे आप किसी अन्य भोज्य पदार्थ को जो गर्म करते हैं जैसे और ज्यादा गाढ़ा होता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि दूध पानी ये क्या होते हैं, जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। तीसरा होता है आसपास का वातावरण। मान लीजिए मैंने इसी ब्लॉक को, कोई ब्लॉक है तो मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया और मैंने इसको एक ऐसे वातावरण में रखा, तो खुद का तापमान भी क्या था, ऑलरेडी 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, और एक इसी प्रकार के ब्लॉक को मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया और उसका रखा तापमान मैंने अब वातावरण का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या होगा, जो ऊपर वाला ब्लॉक है जिसका तापमान वातावरण का आसपास का ज्यादा है, ये धीरे धीरे ही ऊष्मा को क्या कर पाएगा, एक्सचेंज कर पाएगा। तो इसको ठंडा होने में, ऊष्मा का उत्सर्जन करने में क्या करेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और जबकि यहाँ पे जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है वातावरण और वस्तु में, तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो तापमान या वातावरण जो है, आसपास का क्षेत्रफल और प्रकृति, इन तीनों पे क्या करता है, ऊष्मा के उत्सर्जन की दर निर्भर करती है। एमिशन ऑफ द हीट जो है, रेट जो है वो डिपेंड करती। ऊष्मा का अवशोषण, देखिए ऊष्मा का अवशोषण जो होता है वो भी पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊष्मा को
अवशोषित करते हैं और कुछ जो होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित कम करते हैं। जैसे कि सफेद रंग जो होता है वो ऊष्मा का कम अवशोषण करता है, जबकि जो ब्लैक रंग होता है वो ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है। तो सफेद कम करेगा जबकि काला रंग जो है ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करेगा। इसी प्रकार से जो चिकनी यानी कि स्मूथ सरफेस होती है वो ऊष्मा का अवशोषण जो है वो कम करती है, और जो खुरदरी जगह होती है यानी कि रफ स्पेस होता है वो ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा करता है। तो ये सब चीजें जो है ऊष्मा का अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन और जो इमिशन यानी कि उत्सर्जन होता है ये पदार्थ की प्रकृति, क्षेत्रफल और इन पे निर्भर करता है। सेम चीज यदि क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ज्यादा है और उस पर लगातार कंप्लीटली चारों ओर से ऊष्मा गिर रही है तो क्या करेगा, ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा। वो इसके विपरीत होता है। लेकिन एक जो नियम है जिसको हम किरचॉफ का नियम कहते हैं, किरचॉफ का नियम ये कहता है कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं यानी कि किरचॉफ का नियम कहता है जो पदार्थ अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो पदार्थ अच्छे अवशोषक भी जैसे कि देखिए ब्लैक रफ स्पेस ये क्या है, ये बहुत जल्दी गर्म होने वाली चीज है। लेकिन जब बात आती है इसको ठंडे वातावरण में रख के ठंडा करने की तो ये उतनी ही रेट से क्या होती है, ठंडी भी होती है। दूसरा हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि मरुस्थल की रेत, मरुस्थल की रेत या जो मिट्टी है तो ये जितनी जल्दी गर्म होती है दिन में सनलाइट में तो उतनी ही जल्दी रात में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जितनी जल्दी गर्म हुई यानी कि अच्छी अब्जॉर्ब करने वाली है, अच्छी अवशोषक है, और रात को उतनी ही जल्दी क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, तो अच्छी उत्सर्जक है। तो इसी प्रकार से किरचॉफ का नियम ये कहता है और साबित करता है कि जो पदार्थ अच्छे अवशोषक होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, वही अच्छे साइमल्टेनियसली उत्सर्जक भी होते हैं। अब नेक्स्ट और एक लॉ है वो है हमारा कूलिंग से रिलेटेड। तो इसको कहते हैं न्यूटन का शीतलता का नियम, यानी कि कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन। देखिए न्यूटन का शीतलता का जो नियम है वो क्या कहता है, हमने पहले भी पढ़ा है, इसको एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार ऊष्मा के है या उत्सर्जन की दर किससे, वस्तु के, तो वस्तु के ऊष्मा के क्षय या फिर उत्सर्जन की जो है वस्तु की ऊष्मा जो है उसकी उत्सर्जन की जो दर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि समानुपाती होती है
वस्तु का तापमान माइनस वातावरण का तापमान। कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु के अंदर से ऊष्मा के उत्सर्जन की जो दर होती है वो निर्भर करती है कि वस्तु के तापमान और वस्तु के आसपास जो वातावरण का तापमान है उनका अंतर जो है उसके समानुपाती होगी। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि वस्तु का तापमान 50 डिग्री है और आसपास का तापमान 10 डिग्री है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 40। तो वस्तु और इसके तापमान में जो अंतर है, जितना ज्यादा अंतर होगा तो वो वस्तु के अंदर से उत्सर्जन जो होगा वो उतनी ही जल्दी होगा। ये हमने उत्सर्जन और अवशोषण में भी पढ़ा है, यही बात न्यूटन ने कही थी अपने शीतलता के नियम में। अब अगर हम बात करें कि दो प्रकार की ऊष्मा होती है, एक होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा और दूसरी जो है वो आपकी होती है गुप्त ऊष्मा। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। इकाई द्रव्यमान यदि उसका लिया जाए तो हम क्या कह सकते हैं, तो बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। तो 1 ग्राम द्रव्यमान या फिर हम कहें इस जगह पे इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक, मान लीजिए मैंने कहा कि 1 ग्राम जल है, तो 1 ग्राम जल में 15 डिग्री सेंटीग्रेड यदि जल का ऑलरेडी तापमान है उसको लेकर के जा रही हूँ 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इस दौरान जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। इसके अलग गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वो होती है आपकी कि पदार्थ जब अपना रूप चेंज कर रहा हो, मान लीजिए पानी जो है वो द्रव अवस्था से अपनी जो है गैसीय अवस्था में जा रहा है, तो जब भी पदार्थ, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, आवश्यक ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के लिए, किसके लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक किस चीज के लिए है, अवस्था परिवर्तन। देखिए नाम से पता चल रहा है, मान लीजिए कि जल जो है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जा रहा है, यानी कि लिक्विड फेज से गैसीय स्टेज के अंदर जा रहा है, तो 1 ग्राम जल का जितना ऊष्मा रिक्वायर होगी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाने के लिए, वो क्या कहलाएगी, आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी जल की। अब ये दिखती नहीं है लेकिन ये जरूरी होती है, इसी वजह से क्या होता है, भाप के द्वारा जो इंजरी होती है, जल की भाप के से के यदि टच में आती है स्किन, तो उस टाइम पे और ज्यादा गर्म महसूस होता है इन कंपैरिजन टू जो गर्म जल होता है। क्यों, क्योंकि गर्म जल में ही कुछ ऊष्मा और ऐड हो रखी है, गुप्त ऊष्मा जो दिख नहीं रही, दोनों का ही टेम्परेचर वैसे तो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जो है
द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी अमाउंट में और भी उष्मा लगी हुई है जो कि गैसीय से द्रव में उसको पहुंचा रही है। वैसे टेम्परेचर की बात करें तो दोनों ही 100 डिग्री माना जाता है, लेकिन वो जो उष्मा एक्स्ट्रा जो उष्मा उसमें छुपी हुई है भाप में, वही कारण क्या होता है कि वो ज्यादा इंजरी करती है इन कंपैरिजन टू जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल होता है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप की तुलना में वो ज्यादा गर्म महसूस होती है, ज्यादा जलन करती है। अब हमारा जो है उष्मा के आधार पे ही देखिए, जब उष्मा से क्या हो रहा है, जल भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे क्या हो रही है, आसपास के वातावरण में ह्यूमिडिटी आ रही है, आर्द्रता आ रही है। तो एक तो होता है नॉर्मल ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, उसको हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी जो है इकाई आयतन के अंदर उपस्थित जो जल की मात्रा है भाप के रूप में, वो वहां की क्या कहलाती है, इकाई कहलाती है आपकी नॉर्मल आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कहलाती है। लेकिन अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, तो उस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस टॉपिक को हम किस प्रकार से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैंने कहा कि जो गुप्त उष्मा होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है जल को भाप बनाने के अंदर। अब हम भाप पे बात कर लेते हैं कि भाप यदि प्रेजेंट होती है तो उससे क्या होता है, आर्द्रता होती है। लेकिन यदि यही आर्द्रता जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट क्या होती है, प्रेजेंट वातावरण में जितनी भाप जो प्रेजेंट है जल की वो होती है। लेकिन अपेक्षित आर्द्रता किसको बोलते हैं, देखिए ये सिंपली एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है। किस चीज का अनुपात होता है, ये होता है आपका जो एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित ताप व आयतन, निश्चित आयतन होगा, निश्चित ताप व आयतन पर उपस्थित भाप की मात्रा अपॉन, इसके नीचे आएगा उसी निश्चित ताप व आयतन पर संतृप्त होने तक की जो मात्रा, संतृप्त क्या मतलब होता है, यानी कि मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी हो सकती है, अधिकतम मात्रा के अंदर जो है जलवाष्प कितनी हो सकती है। तो इसको हम लिख सकते हैं जलवाष्प की अधिकतम मात्रा सी ताप व आयतन पर। तो ये दोनों क्या क्या होता है, रेशियो जो है वही कहलाता है आपका अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये रेशियो है, इसको किया जाता है परसेंटेज में प्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए किसी भी एरिया के अंदर यदि 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इस प्रकार से उस एरिया के अंदर प्रेजेंट जो अपेक्षिक आर्द्रता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि मैक्सिमम जितनी हो सकती थी उसका वहां पे 10% है, मैक्सिमम जितनी हो सकती थी उसका 20% जो है वहां पे आर्द्रता प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, हीट यानी कि उष्मा और ताप। इसके अंदर हमने हीट क्या होती है, ताप क्या होती है, ताप को मापने की विभिन्न इकाइयां, उसके ताप को मापने के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट और उनका आपस में इंटर रिलेशन, साथ में ही उष्मीय प्रसार, उष्मीय अवशोषण और उष्मीय उत्सर्जन, और साथ में हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी को। आई होप आपको एक कक्षा पसंद आई होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।